गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि। जैसा कि आप लोगों को पहले भी हम इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि अभी तक हम लोगों का 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो टेस्ट सीरीज आप लोगों का चल रहा था उसमें लगभग हम 4 क्वेश्चंस का जो है ना 4 टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को करवा चुके हैं। ये देखिए 5 और 6 नंबर जो टेस्ट था उसमें समय का अभाव होने के कारण या थोड़ा सा बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से जो है हम उस टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं करवा पाए हैं, लेकिन हम जल्द ही 1-2 दिन में सबका सॉल्यूशन कर देंगे। तो सोचिए आज जो हम सातवां नंबर जो टेस्ट आप लोगों को लिए हैं आपके सामने में, देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है। इसका सॉल्यूशन अभी पहले कर देते हैं, क्योंकि अभी जस्ट ये टेस्ट हुआ है तो इसका सॉल्यूशन पहले दे देते हैं, उसके बाद बाकी जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन एक एक करके हम सबको आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेस्ट का जो लेवल था जो ये एकदम बिल्कुल बोर्ड बेस्ड लेवल था। अब मतलब अगर इस लेवल के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 35 क्वेश्चन 42 में, तो आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए पहले हम आपको सोल्यूशन दे दें ताकि आप एक बार मिला लें कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है और आपको कितना मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना आया है। तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को पता लगाने के लिए पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। आप लोग एक एक करके मिला लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, या किसी भी तरह का कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन को सही करने का कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, करा किसी घनाकार इकाई सेल में ए का जो परमाणु है वो जालक बिंदु है। जालक बिंदु मतलब समझते होंगे कोना को बोलते हैं, और बी का जो परमाणु है चतुष्फल की रिक्तियों पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखिए ए का परमाणु जालक बिंदु मतलब कोना पर। आपको पता है कि घनाकार इकाई सेल में कोनों की संख्या 8 होती है। एक कोना पर 1/8वां हिस्सा आता है, यानी कि 8 वो कोना और 1/8वां हिस्सा आता है, मतलब कट कुट के कितना हो गया 1। ए के परमाणुओं की संख्या 1, एक परमाणुओं की संख्या 1, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी 1 होती है, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या दुगनी होती है जी। तो परमाणुओं की संख्या 1 तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2, मतलब ए का परमाणु 1 गो तो बी का परमाणु 2 गो, तो इसका सूत्र हो जाएगा AB2। आंसर सी हो जाएगा पहला का। दूसरा है एन टाइप अर्धचालक में सिलिकॉन के साथ अशुद्धि के रूप में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को मिलाया जाता है। देखिए सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, तो उससे हाइयर वाला को ही मिलाइएगा ना, तब ना उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब वर्ग 15 वाला को। वर्ग 15 के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5, यानी कि एन टाइप में सिलिकॉन के साथ वर्ग 15 वाला को यानी कि 5 वैलेंसी वाले को मिलाएंगे, तब जा करके इसका जो है वो एन टाइप अर्धचालक बनेगा। तो दूसरा का आंसर बी हो गया। तीसरा है एक 100 ml बिलियन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा घुलाई जाए कि उसकी मोलरता 0.01 हो जाए। देखिए मोलरता दिया हुआ है 0.01, और मोलरता बराबर आपको पता है फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो मोलों की संख्या क्या होता है फॉर्मूला, दिया हुआ भार बटा अनुभार। दिया हुआ भार नहीं मालूम है जी x, इसका अनुभार निकलेगा तो 40, 16 17 दूना 34, मतलब 74 हो जाएगा, और बटा बिलियन के मोल सॉरी बिलियन का आयतन हो गया 100 ml को लीटर में बदल दिए तो 100/1000 हो गया। मतलब देखिए ये कैंसिल होकर के 1/10 बच गया, x चल जाएगा ऊपर, फिर भाग देंगे तो 7.4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 0.01 इंटू 7.4, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.074। आंसर डी हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर डी हो गया। यूरिया के 0.2 मोलर विलयन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रसारण दाब कितना होगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला बताया है पाई बराबर CRT। ठीक है, सांद्रण दिया हुआ है 0.2, आर का मान होता है 0.082, और टेम्परेचर देवल 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4.92 ATM। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखिए जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। देखो यूरिया है, यूरिया तो आयन में टूटेगा नहीं, NaCl मात्र प्लस और माइनस में टूटेगा, है ना। बेरियम क्लोराइड में 3 आयन होगा, 1 धन आयन 2 ऋण आयन, और इसमें 3 ऋण आयन 1 धन, मतलब टोटल आयनों की संख्या 4, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा जी। 5 का आंसर ये हो गया। छठा है, 1 मोल H2O को O2 में बदलने के लिए कितने फैराडे बेस की जरूरत है। देखिए H2O को आप O2 में बदल रहे हैं, इसका मतलब H2O में जब ऑक्सीजन था तो -2 ऑक्सीकरण संख्या था,
O2 में गया तो 0 हो गया, -2 से 0 हुआ मतलब 2 से बढ़ा है, इसका 2 फैराड आंसर हो जाएगा। छठा का आंसर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? वही धातु हाइड्रोजन गैस अम्ल के साथ रिएक्शन करके मुक्त करता है जो ज्यादा क्रियाशील धातु है। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब कम क्रियाशील धातु है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकते, तो आंसर ए हो जाएगा, इसका 7 का आंसर है। 8 नंबर है, एक रिएक्शन दिया हुआ ए से बी, ए के सांद्रण को 4 गुना करने पर, देखिए सांद्रण को 4 गुना किए, सांद्रण को 4 गुना करने पर वेग दुगना हो जाता है। सांद्रण को किए 4 गुना तो वेग हो गया दुगना, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर के अंडर रूट के फॉर्म में चल रहा था, क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसका मतलब कोटि जो होता है पावर को ही बोलते हैं, तो पावर इसका 1/2 है कि 8वां का आंसर डी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, 3A से 2B एक रिएक्शन देखो कर रहा है, इसमें डी बी का सांद्रण बटा डी टी कितना के बराबर है? तो देखिए रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें तो हो जाएगा, ए तो अभिकारक है, अभिकारक का सांद्रण माइनस में होता है, प्रतिफल का प्लस में होता है, मैंने ऐसे लिख सकते हैं डी ए का सांद्रण बटा डी टी, यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी बी का सांद्रण बटा डी टी, इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे, है ना, लेकिन यहाँ पूछ रहा है इतना दूर का मान बताए, मतलब इतना दूर का मान हमको निकालना है, तो 2 को इधर कर देंगे, 2 इधर चल जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, कोई ऑप्शन में देख लीजिए -2/3, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 9 का बी। 10 का है, किसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव रहता है? देखिए परिक्षेपण माध्यम के रूप में धुआं तो बनता है ठोस में गैस, सॉरी गैस में ठोस मिलने से, कुहासा बनता है गैस में द्रव मिलने से, फोम बनता है ठोस में गैस मिलने से, लेकिन दूध जो है वो द्रव में द्रव मिलने से बनता है, 10वां का आंसर बी हो गया। 11 है, कुहासा किस प्रकार का कोलॉइडल विलयन? बताइए कुहासा बनता कैसे है? कुहासा बनता है जब शाम के समय देखते हैं ना गैस होता है और गैस में जब छोटा छोटा द्रव का बूंद मिलता है, मतलब गैस में द्रव। 11 का आंसर बी। गोल्ड संख्या क्या बतलाता है? गोल्ड संख्या संरक्षण के लिए यूज करते हैं, परिरक्षण के लिए यूज करते हैं, किसी भी लायोफोबिक जो कोलॉइड होता है उसमें लायोफिलिक कोलॉइड को मिलाते हैं और उसमें जो स्कंदन की घटना होती है उसको रोका जाता है, यानी कि सुरक्षित करने का काम करता है, रिजर्व करने का काम करता है गोल्ड संख्या, इसलिए हम लोग उसको कोलॉइड संरक्षण का यहाँ पे आंसर करेंगे, मतलब 12 का आंसर सी हो गया। निम्न में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? देखिए जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, CaSO4 2H2O, ये जिप्सम, इसमें देखिए कहीं भी मैग्नीशियम नजर आ रहा है, कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नालाइट ये भी आप लोग जानते होंगे KCl MgCl2 6H2O, देखिए इसमें भी मैग्नीशियम, ये भी मैग्नीशियम का अयस्क है, लेकिन जिप्सम जो है वो कैल्शियम का अयस्क है, तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 14 विद्युत अपकरण विधि द्वारा अपकरण किया जाता है, किसका भाई? विद्युत अपकरण विधि द्वारा किसका होता है? हाई रिएक्टिव मेटल्स का, मतलब उच्च क्रियाशील जो धातु होता है ना उसका होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सारे धातुओं को अगर हम लोग को प्राप्त करना है अब अवकरण की क्रिया करा करके, तो उसको हम लोग वैद्युत अवकरण विधि से करते हैं, नोड कैथोड ये सब लगा करके उसका अवकरण की क्रिया कराया जाता है, तो 14 का आंसर भी हो गया। 15 है, कौन निम्नलिखित में किसका अवकरण कार्बन के द्वारा नहीं होता? याद रखना एल्युमिनियम का अवकरण कार्बन के द्वारा नहीं होता, एल्युमिनियम का अवकरण वैद्युत अवकरण विधि द्वारा होता है, तो 5 का आंसर भी हो गया। वॉन आर्केल की विधि वॉन आर्केल विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण होता है? इनमें किसका अवकरण कार्बन के द्वारा नहीं होता है? तो कार्बन के द्वारा नहीं होता, मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम का जो अवकरण है वो कार्बन के द्वारा नहीं होता है, तो आंसर इसका 15 का बी हो जाएगा। 16 है, बॉन आर्केल विधि के द्वारा किसका शुद्धिकरण किया? देखिए बॉन आर्केल विधि के द्वारा हम लोग जर्कोनियम का भी करते हैं, टाइटेनियम का भी करते हैं, तो ऑप्शन में दोनों पड़ गया है, मतलब आप अगर ए मारे हैं या डी मारे हैं तो आपका आंसर दोनों हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन, मिटा हुआ है 17 नंबर है और ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको सुधार कर लीजिएगा। कह रहा है निम्न में कौन लोहा का अयस्क है? लोहा का अयस्क सिडराइट है जी, ठीक है, कॉपर पैराइट लोहा का नहीं होता, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, कॉपर पैराइट तांबा का अयस्क है, तो ये सिडराइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ClO2 माइनस में क्लोरीन का प्रश्न कर निकाल लेते हैं, क्लोरीन का अंतिम कक्षा में 7, उसके बाद ऑक्सीजन है 8 दूना
16, एक माइनस है मतलब +1, 16 8 24 हो गया, 24 में डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 3 24, sp2 हो जाएगा। तो 18 का आंसर आपका बी हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो 19 में देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। 20 नंबर है, लेकिन में कौन समतल है? समतल मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा XeF4। XeF4 इसका प्रसंकरण निकाल कर देख लीजिएगा, है ना। ये स्क्वायर प्लेनर की वर्ग समतली इसका आएगा, ये कॉपी में लिखा हुआ आप लोगों का। ओजोन में होता है, देखिए ओजोन का ऐसे इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, O3 होता है ना। ओजोन में 2 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई होता है। Na++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है जी। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 4s2 3d8, लास्ट वाला खाली। लेकिन निकेल पर 2 प्लस है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, हटाना है, तो कहाँ से हटाएंगे? पहले S से हटाएंगे, मतलब इसमें 0 हो गया, तो D में अभी भी 8 हुआ है। और D में बॉक्स के हुआ था, देख लीजिए 1 2 3 4 5 को बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जोड़ा में जाएगा, मतलब 2 गो इस इलेक्ट्रॉन जो ऐसा है वो बिना जोड़ा कर आ जाएगा, इसमें आंसर 2 हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 21 छूट गया। 21 नंबर क्वेश्चन का है, किसमें धातुई गुण सबसे अधिक होता है? किसमें धातुई गुण सबसे अधिक होता है? अच्छा, धातुई गुण सबसे अधिक होगा, जैसे ये तो अधातु है, आर्सेनिक जो है वो तो उपधातु है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। तो एक वर्ग 15 का तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर बिस्मथ ऑप्शन में है तो धातुई गुण बिस्मथ का सबसे ज्यादा होता है। तो 21 का आंसर डी हो गया। 22 तो हम लोग देख लिए, 23 भी हम लोग देख लिए, 24 देख लेते हैं। कह रहा है CON का होल टू Cl2 पर प्लस है में समावयवियों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए इसका स्ट्रक्चर जब आप लिखेगा ना, तो ये हो जाएगा COEN, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, क्योंकि EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा Cl। फिर इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो 2 गो तो ऐसे हो जाएगा, सिस और ट्रांस वाला, और ये वो जो है सिस वाला वो ऑप्टिकल एस्मेरिज्म भी दिखाएगा, मैंने प्रकाशिक समव्यवता भी। तो सिस ट्रांस 2 गए, वो प्रकाशिक 3 गए, यानी कि समव्यवियों की संख्या इसमें 3 हो जाएगी। समझ में आया? ट्रांस वाला ये तो सिस फॉर्म है, इस सिस का इसका जस्ट ऑपोजिट वाला, तो 2 गए से ट्रांस वाला जो होता है इसका वो प्रकाशिक समव्यवता नहीं दर्शाता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल उसका इमेज जो है ना बिल्कुल सेम आ जाएगा। आईने के सामने रखेगा ना ट्रांस वाला को, तो एकदम उसका इमेज सेम है, तो एकदम वो तो है बिल्कुल मैच कर गया। तो दोनों का जो है मिलाकर के एक ही कंपाउंड हम लोग मानते हैं, लेकिन ये जो है ना ये अलग है, इसका जस्ट जो इमेज आएगा वो अलग। तो 2 गो ये और एक ट्रांस वाला, 3 वो टोटल हो गया, तो समव्यवियों की संख्या 3 होगी। 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कह रहा है CrNH3 का होल 4 Cl2 पर प्लस में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो देखिए अमोनिया का तो 0 होता है, क्लोरीन का -2 हो गया, एगो +1, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 2, एक प्लस पहले ही से था, तो 2 प्लस और 1 प्लस 3 प्लस, यानी कि 25 का आंसर 3 हो गया, +3। 26 की अगर हम लोग बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, देखिए कार्बाइल एमीन अभिक्रिया है जी, कार्बाइल एमीन टेस्ट, और याद रखिएगा कार्बाइल एमीन टेस्ट में बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। 26 का आंसर सी हो गया। 27 है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक हो? डाइपोल में, ये देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा करके दिया हुआ है, CH2Cl2, ये आपकी कॉपी में करवाया हुआ है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसका जो संरचना होता है ऐसे Cl इधर H और इधर H, तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाएगा, इसका डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो सबसे ज्यादा इसी का डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। तो 27 का आंसर हो गया। 28 है, निम्न में कौन सा यौगिक कायरल नहीं है? कायरल का मतलब जिसके पास चारों ग्रुप कार्बन से डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि 1 क्लोरोपेंटेन, देख लीजिए CH2 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 और Cl, इस कार्बन के पास एक क्लोरीन है, दूसरा साइड इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमने बताया आप लोगों को, क्लास में भी बताया कि अगर किसी कार्बन से 2 ग्रुप एक जैसा जुड़ गया कोई भी, तो कायरल नहीं होगा, मतलब 28 में सी जो है उसका संरचना लिख के देखिएगा, कायरल कार्बन इसमें नहीं है ये, ठीक है, ताकि देखिए सब जगह दो हाइड्रोजन है, तो कायरल तो नहीं हो सकता है। 29 है, देखिए HI
एल्कीन का रिएक्शन HI से करा रहा है पेरोक्साइड के ऊपर, तो पेरोक्साइड जैसी दे दिया हम समझ जाएंगे मार्कोनिकॉफ का नियम काम करेगा, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन जो है उसी कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे आयोडीन ना CH2 के साथ जुड़ेगा, ज्यादा वाला के साथ। इसको हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास प्रभाव। तो ये इसका आंसर ए हो गया आपका 29 का। 30 में देख लीजिएगा जो है ना, ये ऑर्थोनाइट्रो है, कह रहा कौन सबसे प्रबल अम्ल है, ये पारा नाइट्रो है। तो पारा वाला जो है ना स्थायी होता है और ये सबसे प्रबल भी होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, जितना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप किसी अम्ल में जुड़ता है उसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है। तो 30 नंबर का आंसर सी हो गया। 31 है विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो सबको पता है ईथर बनाया जाता है विलियमसन संश्लेषण विधि में। एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में ना ये वाला ग्रुप जरूर रहता है। तो ये देखिए बॉन्ड को ऑक्सीजन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस, तो प्लस पे कौन अटैक करेगा, माइनस, माइनस मतलब नाभिक से नहीं, आंसर इसका नाभिक से नहीं ऑक्सील अभिक्रिया हो जाएगा। 32 का आंसर 80 हो गया। 33 निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, देखिए आयोडोफॉर्म परीक्षण देने के लिए एक टेक्निक आप लोगों को बताया। आयोडोफॉर्म परीक्षण वही यौगिक बना देता है जिसमें CH3C डबल बॉन्ड हो, ये इतना पार्ट जिसमें मौजूद है वही आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकता है, क्योंकि यही वाला पार्ट जो टूट करके आयोडोफॉर्म में बदलता है। देखिए आपको इसमें नजर आ रहा होगा बी में CH3, ऐसे इसको लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब ये वाला पार्ट इसमें मौजूद है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका आंसर बी हो गया। 34 है बृहद स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, देखिए ऐसा एंटीबायोटिक जिसका हम लोग जल्दी बुखार अगर नहीं टूट रहा है, जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जनरल तो वो हो गया पैरासीटामोल, जो जनरल हम लोग यूज करते हैं, हल्का सा भी सर्दी बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, लेकिन नहीं बृहद स्पेक्ट्रम का वाइड स्पेक्ट्रम पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जो मतलब बुखार ज्यादा दिनों से नहीं टूट रहा, तो याद रखें क्लोरमफेनिकोल होता है आंसर इसका। तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कौन जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन होता है, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर, यही सब प्राकृतिक बहुलक है। तो 35 का आंसर बी हो गया। चलिए हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 36 का, देख लीजिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है। 36 कह रहा फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। पहले हम आपको बता दें कि फलक केंद्रित मतलब होता है FCC, और FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4। FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी 4 होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 8 होगी, तो इसका दुगना हो जाता है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर आयोडीन क्या है। देखिए आयोडीन एक चीज आपको सिखा दी है कि जिसमें कमजोर वंडरवाल्स बल रहता है। आयोडीन ऐसा चीज है ना जो हल्का सा भी इसको हीट दीजिएगा ना तो तुरंत जो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, मतलब गैस बन के उड़ जाएगा, तो कमजोर वंडरवाल्स बल है। जिसमें कमजोर वंडरवाल्स बल रहा वो सभी के सभी आणविक ठोस कहलाते हैं। तो 27 का आंसर सी हो गया। अगर 28 की हम लोग बात 37 का आंसर सी हो गया। अगर 38 की बात कर ले तो निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट है, मीठी शर्करा है। तो सबको पता है फ्रक्टोज जो है वो मीठी शर्करा है, जो पके हुए फलों में मुख्य रूप से मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लें तो कह रहा स्टार्च का कौन सा भाग जल में विलय है। आपको सबको पता है कि स्टार्च बना है 2 चीजों से, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन से बनता है स्टार्च, सबको पता है। एमिलोज जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन एमिलोपेक्टिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता, और खास करके यही एमिलोपेक्टिन जो है वो जानवरों में पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजेन के नाम से जानते हैं। याद रखना है 39 का आंसर एमिलोपेक्टिन, यह जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 का, प्राकृतिक रबर बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है जी, है ना। ये पेड़ पौधों से, जो पेड़ पौधों के छाल हटाने से जो मिल्क निकलता है, उसी मिल्क से रबर बनाया जाता है, उसी को आइसोप्रीन बोलते हैं। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। 40 का आंसर सी। 41 का अगर हम लोग बात करें ज्विटर आयन बनाने में समर्थ, ज्विटर आयन बनने के लिए अम्ल और क्षार दोनों एक ही यौगिक में होना चाहिए। जैसे क्षार है ये अम्ल है, आंसर इसका बी हो जाएगा। 42 नंबर है कौन सबसे अधिक क्षारीय है, सेकेंडरी, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो, है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है, गैसीय अवस्था वगैरह नहीं दिया है, तो आपको बता दें 2 डिग्री जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। याद रखें मिथाइल के केस में, यही अगर इथाइल का केस रहता है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब 1 डिग्री।
लेकिन चूंकि सब में देखिए मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, 42 का आंसर बी। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको सबका अपने तरीके से सॉल्यूशन सबका कर दिया है, आप लोग को बता दिए जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपको इसमें किसी में भी कुछ डाउट्स वगैरह लग रहा है तो आप इसमें कमेंट करेंगे, हम प्रयास रहेगा कि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दें, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसी लेवल के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में बना के जाएंगे। एकदम 100% गारंटी है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना के जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपका बन जाएगा। चलिए फिर हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं।